हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर शायद आप लोगों में से बहुत लोगों ने पहली बार सुना होगा। क्वांटम नंबर एक्चुअली ये क्वांटम नंबर क्या होता है? जैसे किसी पर्सन का कोई एड्रेस होता है, बिल्कुल उसी तरीके से एटम में इलेक्ट्रॉन की लोकेशन बताने वाले नंबर्स को हम लोग क्वांटम नंबर्स के नाम से जानते हैं। जस्ट लाइक अगर किसी व्यक्ति का कोई अगर एड्रेस है तो कैसे होगा, मान लीजिए अगर वो फॉरेन में रहता है और इंडिया में वो व्यक्ति का एड्रेस अगर देखना चाहता है तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले उसे कंट्री का नाम होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया। फिर क्या होगा, स्टेट होगा, दैट इज़ यूपी। फिर डिस्ट्रिक्ट होगा, दैट इज़ सुल्तानपुर। एंड फिर फाइनली उसका घर होगा, राइट। और उस घर में वो पाए जाने की संभावना होगी, या यूँ कहिए कि सुल्तानपुर में कोई मोहल्ला होगा, मोहल्ला उसका ऑर्बिटल हो गया, राइट। बहुत सारे पाए जा सकते हैं लेकिन वो क्या हो गया, उसका इस ऑर्बिटल हो गया। आप यूँ भी कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई कॉलोनी है और कॉलोनी में क्या होता है, जो कॉलोनी होती है वो कई टाइप की बनी होती है। EWS के लिए भी बनी होती है, मीडियम फैमिलीज़ के लिए बनी होती है, हायर इनकम ग्रुप के लिए बनी होती है और एक्स्ट्रा हायर ग्रुप इनकम के लिए भी बनी रहती है। तो यूँ समझिए कि अगर आपको जाना है तो सबसे कॉलोनी में जाना है तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में है, फिर किस कॉलोनी में है, फिर कॉलोनी में कौन सा सेक्टर है, फिर फ्लैट है, सेक्टर में फ्लैट आ जाएगा। तो फ्लैट आपके रहने की पोजीशन होती है। बिल्कुल उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, वह किसी एटम में रहता होगा, एटम के किसी एनर्जी लेवल में होता होगा, उसे मेन एनर्जी लेवल या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। फिर एक एनर्जी लेवल में जैसे कॉलोनी में डिफरेंट टाइप्स के सेक्टर्स होते हैं, उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सब एक ही एनर्जी लेवल में नहीं पाए जाते हैं, उसके अंदर सब एनर्जी लेवल्स होते हैं, जिसमें से कुछ की एनर्जी कम होती है, कुछ की एनर्जी ज़्यादा होती है, कुछ की और ज़्यादा होती है और कुछ की और ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि किस एनर्जी लेवल में है, उस एनर्जी लेवल के किस सबसेल में है। सबसेल में फिर ऑर्बिटल पाए जाते हैं, जैसे सेक्टर्स में फ्लैट्स पाए जाते हैं और फ्लैट्स में फिर इलेक्ट्रॉन यानी पर्सन्स पाए जाते हैं। उसी तरीके से ऑर्बिटल्स में जो है इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्वांटम नंबर कितने टाइप के होते हैं। क्वांटम नंबर 4 टाइप के होते हैं। क्वांटम नंबर क्या होगा, एक होगा आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये बताएगा सेल और एनर्जी लेवल, मेन एनर्जी लेवल और मेन एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। इसे n से डिनोट करते हैं, इट इज़ जनरली डिनोटेड बाय n। दूसरा क्या होता है, ये होता है एजीमुथल, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसे हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसके बारे में हमको जानकारी देता है, ये सब सेल के बारे में हमको जानकारी देता है, सब सेल के बारे में जानकारी देता है। अगर सेल नंबर n है तो L की वैल्यू जो होगी
वो 0 से n-1 तक होती है। किसी सेल में सब सेलों की संख्या क्या होगी, 0 से लेकर n-1 तक होती है। सब फॉर एग्जाम्पल अगर n=3 है तो l की वैल्यूज़ क्या होंगी, 0 से लेके 2 तक होंगी, यानी l की वैल्यू मिनिमम 0 लेगा, फिर 1 लेगा और 2। यानी एनर्जी लेवल 3 में सब सेलों की संख्या 3 होती है। l बराबर 0 जो है वो S सेल को रिप्रेजेंट करता है, ये स्फेरिकल शेप में होता है। l बराबर 1 जो होता है ये p ऑर्बिटल यानी p सब सेल को रिप्रेजेंट करता है, और l=2 जो है d ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। और सिंस अब n= अगर 4 हो जाएगा तो l क्या हो सकता है, l की वैल्यू हो सकती है 0 से लेकर 3 तक, यानी l की वैल्यू क्या ले सकता है, 0 ले सकता है, 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 ले सकता है एंड सो। अब अगेन यहाँ पर l=0 सब सेल S को रिप्रेजेंट करेगा, 1 P को रिप्रेजेंट करेगा, 2 D को रिप्रेजेंट करेगा, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, F को। अब S जो होता है स्फेरिकल होता है, शार्प सेल कहलाता है, शार्प कहता है, ये प्रिंसिपल कहलाता है, ये डिफ्यूज्ड कहलाता है, और ये फंडामेंटल। S सब सेल शार्प, P सब सेल प्रिंसिपल होता है, D डिफ्यूज्ड होता है, और F फंडामेंटल को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद तीसरा क्वांटम नंबर जो होता है, और S सब सेल जो होता है ये आपका इसके बाद जो है सब सेलों में ऑर्बिटल होते हैं, और ऑर्बिटल जो होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने वाला, यानी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने वाला जो क्वांटम नंबर होता है उसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है उसको m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करते हैं। और किसी l के लिए फॉर एनी l m की वैल्यू 2l+1 होती है। कितनी होती है, 2l+1 होती है। m की वैल्यू फॉर एनी l, m की वैल्यू कितनी वैल्यूज़ ले सकता है, 2l+1 वैल्यूज़ ले सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर l बराबर 0 होगा तो m का मान कितना होगा, 2 × 0 + 1 दैट इज़ 1, यानी m केवल एक ही मान ले लेता है। इट मीन्स m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके मतलब l=0 यानी S सब सेल में केवल और केवल एक ऑर्बिटल होंगे। अगर l=1 हो गया तो m= क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 1 दैट इज़ 3, यानी l= अगर 1 होगा यानी p ऑर्बिटल अगर होगा तो उसमें 3 ऑर्बिटल होंगे, और 3 ऑर्बिटल में जो होंगे इनको रिप्रेजेंट करेंगे m = -1 0 एंड +1, यानी कह सकते हो किसी l के मान के लिए m की वैल्यू क्या होगी, -l से l तक +l तक होगी। क्या होगी, -l से +l, बीच में आपका 0 आता है जिससे 2l+1 हो जाता है। तो S सब सेल में ऑर्बिटल्स क्या आता है, ये -1 है, ये px को रिप्रेजेंट करेगा, ये py को रिप्रेजेंट करेगा, और ये pz को रिप्रेजेंट करेगा, यानी 3 ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद अगर l = 2 आ जाता है, l = 2 आ जाता है
तो यम कितनी वैल्यू ले सकता है, 2 × 2 + 1 यानी दैट इज़ 5 वैल्यू ले सकता है। और कहाँ से लेगा, -L से +L तक। तो यम का जो क्या हो जाएगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, +1 होगा, +2 होगा। यानी डी सब सेल में ऑर्बिटल की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। डी सेल में ऑर्बिटलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। इसी तरीके से L = 3 होगा तो यम की वैल्यू क्या होगी, यम की वैल्यू हो सकती है 2 × 3 + 1 यानी टोटल नंबर ऑफ यम की वैल्यूज़ जो होंगी 6 + 1 दैट इज़ 7 होंगी। और वो क्या क्या हो सकती हैं, L की वैल्यू -3 से 3 के बीच में जाएंगी। यानी L की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3, -2, -1, 0, 1, +2 एंड +3 यानी 7 ऑर्बिटल्स हो जाते हैं। अब आप जानते हैं कि किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 2। ऑर्बिटल क्या होते हैं, ऑर्बिटल आर दोज 3 डायमेंशनल स्पेस वेयर देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रॉन। यानी ऑर्बिटल वो 3 डायमेंशनल स्पेस होते हैं, 3 डायमेंशनल रीजन होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। ऐसे 3 डायमेंशनल रीजन को या स्पेस को हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं। तो हमने क्या समझा कि जो सेल होते हैं, सेल में जो मेन एनर्जी लेवल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाया जाता है उसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल N से रिप्रेजेंट करता है, ये एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये L द्वारा रिप्रेजेंट करता है, ये सब सेल को रिप्रेजेंट करता है, शेप ऑफ सब सेल को रिप्रेजेंट करता है, ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये 5 है, ये ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। और फिर फाइनली अब लास्ट में कौन बच जाता है, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, अब स्पिन क्वांटम नंबर सुनने से तो लगता है जैसे स्पिन करता है, बिल्कुल स्पिन होता होगा, लेकिन स्पिन कैसा होता है, जैसे आप देखते हैं कि जितने प्लैनेट्स होते हैं वह सन के अराउंड जो है एलिप्टिकल और सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। इसके अतिरिक्त, इस रिवोल्यूशन के अतिरिक्त वो अपने एक्सिस पर भी क्या करते हैं, रोटेट करते हुए एक कॉम्प्लिकेटेड मोशन करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी करता है। और स्पिन जो है एक्चुअली रिप्रेजेंट जो होता है मैग्नेटिक मोमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, ये मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और स्पिन जो होता है इसके रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। अभी मोटे तौर पे हम यही समझेंगे, एक्चुअली नहीं होता है लेकिन फ़िलहाल हम इसे यही समझेंगे कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के द्वारा हम इसको प्लस और माइनस हाफ करते हैं। एक्चुअली नहीं है, जब और हायर क्लासेस में जाएंगे तो इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे अगर आपने ये सब्जेक्ट लिया तो। अदरवाइज़ फिर आप इतना ही जान लीजिए कि एक स्पिन है, समझने के लिए इतना ही काफ़ी है कि एक स्पिन करता है, एक का रोटेशन पॉजिटिव होता है और दूसरे का रोटेशन निगेटिव होता है। अब आते हैं हम लोग एनर्जी लेवल। अब एनर्जी लेवल जो होता है वो क्या होता है, देखिए जब आप लोगों के लिए डेरिवेशन के द्वारा किसी सेल में एनर्जी लेवल निकाला गया था तो वो किसके लिए था, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए था, स्ट्रिक्टली हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। और वो जो होल्ड करता है वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन लाइक यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स, यानी जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं के लिए होल्ड करता है। और उनका एनर्जी लेवल जो होता है केवल प्रिंसिपल एनर्जी लेवल से डिसाइड यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डिसाइड हो जाता है। क्या निकाला था हम लोगों ने, याद है आप लोगों को, -13.6 Z² / N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, शायद यही निकाला था हम लोगों ने।
एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम किससे दिया जाता है? -13.6 Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेयर Z क्या है? एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर होता है, और n क्या होता है? ये शेल नंबर, R ऑर्बिट नंबर, ऑर्बिट नंबर, यानी किस सेल या किस ऑर्बिट में है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें न तो कोई प्लेस है किसका, एजीमुथल क्वांटम नंबर का, न मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का, और न किसी और का। रीज़न क्या है? इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और सिंगल इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? वो जाएगा L=0 में, L=0 में जाएगा। इसके मतलब ऐसे ऑर्बिट्स जिसमें हाइड्रोजन लाइक एटम होंगे तो वो कहाँ रह सकता है इलेक्ट्रॉन? या तो फर्स्ट सब सेल में रहेगा, फर्स्ट के S सेल में रहेगा, या सेकंड के S सब सेल में रहेगा, या फिर कहाँ रहेगा? थर्ड के सब सेल में रहेगा, 2p में रहेगा, 3p में रहेगा, राइट। अब जरा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। इसमें इसकी एनर्जी लेवल जो होगी वो सेम होगी। इसमें एक ही ऑर्बिटल होगा। इसमें क्या होगा? एक ऑर्बिटल यहाँ होगा और 3 ऑर्बिटल आपकी ये होंगे, और दोनों की एनर्जी सेम होगी। दोनों की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है वो डीजनरेट ऑर्बिटल कहलाते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। इसी तरीके से 3s और 3p जो हाइड्रोजन लाइक एटम होगा, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन लाइक एटम होगा वो सिर्फ इसी से गवर्न होगा, इसका p से कुछ भी लेना देना नहीं है। इसमें क्या होंगे? एक ये है, ये आपका ये हो जाएगा, इसमें 3 ऑर्बिटल होंगे, और d भी आ सकता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्चुअली होते ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन जंप करके जा सकते हैं। 5 ये हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब की एनर्जी लेवल सेम होती है। और ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी लेवल सेम होती है वो क्या कहलाते हैं? डीजनरेट ऑर्बिटल्स, डीजनरेट ऑर्बिटल्स, यानी जिनकी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम हो जाती है। ये बात केवल और केवल हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए सत्य है, क्योंकि अगर हाइड्रोजन लाइक एटम नहीं होगा, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज अगर होगा, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज अगर होगा, तो वो n प्लस उसकी एनर्जी किससे डिसाइड होगी? n प्लस l से डिसाइड होगी। किससे डिसाइड होगी? n प्लस l से। जैसे 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s एंड सो ऑन। जरा देखिए, फर्स्ट की एनर्जी लेवल क्या होगी? n तो 1 होगा, और L=0, यानी ये 1 हो गया। इसमें क्या होगा? n=2 होगा, और L= क्या हो जाएगा आपका? 0, यानी इसका 2 हो जाएगा। और इसमें क्या है? n=, तो 2 होगा, लेकिन L=1 यानी 3 होगा, यानी इसकी एनर्जी लेवल इससे बड़ी, इसकी एनर्जी लेवल इससे बड़ी। थर्ड में पहुंचेंगे तो चूंकि इसकी एनर्जी n प्लस l से डिसाइड होगी,
ये मल्टी इलेक्ट्रॉनिक जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें एनर्जी लेवल n+l रूल से डिसाइड होता है, और जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज होते हैं उनका उसमें l का कोई मतलब नहीं होता है। एनर्जी केवल किससे डिसाइड हो जाता है, मेन एनर्जी लेवल से डिसाइड हो जाता है। और इसमें क्या हो जाएगा, 3s है ये, तो 3s है तो ये क्या हो जाएगा, n तो 3 है और l क्या है आपका 0 यानी 3 हो गया। इसमें क्या है 3 है प्लस 1 है यानी 4 हो गया। तो डेफिनेटली इसकी एनर्जी देखिए, अब यहाँ से देखिए आपको एक n+l की वैल्यू दोनों में सेम है। n+l की वैल्यू जब दोनों में सेम हो जाएगी तो हम प्रायोरिटी दे देते हैं n को, यानी जिसका n ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। इस कारण से 2p की एनर्जी 3s की एनर्जी 2p से ज़्यादा हो जाएगी। और 2p और जो है 2s और 2p देखिए इनके भी एनर्जी लेवल में डिफरेंस है, यानी ये डीजनरेट नहीं है, यानी ये ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम नहीं है। और यहाँ पर देखिए दोनों के n+l सेम हो जाता है, लेकिन एनर्जी में गवर्न कौन करेगा, n डिसाइड करेगा। तो n की वैल्यू इसके लिए 3 है और n है ये तो 4 हो जाएगा, तो ये तो ज़्यादा हो गया, तो इसमें सोचना ही नहीं है। जहाँ बराबर होगा n+l का सम बराबर होगा, जैसे इस केस में 2p और 3s में दोनों में n+l की वैल्यू 3 है, तो हमने n को प्रायोरिटी दी, यही रूल है। तो 3s की एनर्जी, चूँकि n की वैल्यू इसकी ज़्यादा है इसलिए इसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। 3D में आते हैं तो 3D में n 3 होगा, n 3 होगा और d 2 यानी ये हो गया आपका 5। और 4s में क्या है, n आपका 4 है और s 0 4, यानी जो ऑर्डर हमने लिखा है वो सही नहीं होगा। क्यों नहीं सही होगा, क्योंकि n+l सेम होता तो हम आगे पीछे कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है 3D का n+l 5 है और 4s का n+l 4 है, तो डेफिनेटली 4s मस्ट बी लेस इन एनर्जी। तो इसलिए जब हम फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉनों की तो 4s में पहले भर देते हैं और फिर 3D में भरते हैं, क्योंकि 3D का n+l 4s से ज़्यादा है। तो ये तो हो गया एनर्जी लेवल का डिसीजन, यानी आपको कभी भी एनर्जी लेवल का डिसीजन करना होगा कि मतलब किस तरीके के ऑर्बिटल्स हैं, कौन डीजनरेट हैं कौन डीजनरेट नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले चेक करोगे कि एटम कैसा है, क्या वो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला एटम है या मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम है। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन हो तो केवल n की वरीयता दीजिएगा, n ही प्रायोरिटी में होल्ड करेगा, l की कोई वैल्यू नहीं होगी, और आप केवल n से डिसाइड कर लीजिएगा उसके एनर्जी लेवल को। और जिनके लिए भी n सेम होगा उनकी सबकी एनर्जी लेवल सेम हो जाएगी। लेकिन जब हम मल्टी इलेक्ट्रॉन में आएंगे तो ये n+l रूल से गवर्न होंगे। तो n+l देख लीजिएगा, जिसका n+l ज़्यादा उसकी एनर्जी लेवल ज़्यादा, जिसका n+l कम जिसका n+l कम उसका एनर्जी लेवल कम हो जाएगा, जिसका n+l कम उसका जो है एनर्जी लेवल कम, जिसका n+l ज़्यादा उसका एनर्जी लेवल ज़्यादा। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिस पर n+l सेम हो जाएगा, तो यू विल हैव टू प्रोवाइड प्रायोरिटी टू n, जिसका n ज़्यादा होगा उसका एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा। जैसा कि हम लोगों ने 2p और 3s के केस में देखा था, 2p का भी n+l 3 था, 3s का भी n+l 3 था, लेकिन इसमें n की वैल्यू ज़्यादा थी इसलिए इसकी वैल्यू को हमने वो किया। तो अब हम ये जान चुके हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को लोकेट करने के लिए हमें 4 क्वांटम नंबर की ज़रूरत होती है। फर्स्ट क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से रिप्रेजेंट होता है, ये हमको बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल में है। दूसरा होता है l, ये बताता है कि किस ऑर्बिटल में हमारा इलेक्ट्रॉन है, यानी किस सब सेल में है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये बताता है कि जो हमारा ऑर्बिटल है वो सब सेल में उसकी ओरिएंटेशन क्या है,
किसके अलांग वो अरेंज्ड है, किस डायरेक्शन में वो है, तो उसके ओरिएंटेशन के बारे में ये बताता है। और चौथा लास्ट क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर होता है, ये हमें बताता है कि वो किस तरीके का रोटेशन कर रहा है, दैट इज़ रोटेटिंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज को हम +½ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो क्लॉकवाइज होता है -½ से एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, बट ये चीज़ें आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। यहाँ पर ये इतना ही जानने के लिए ज़रूरी है कि एंटी क्लॉकवाइज है तो +½ और ये है तो -½ क्योंकि रोटेशन तो सारे पार्टिकल्स करते हैं, चाहे आपका जो है प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो या न्यूक्लियस में भी करते रहते हैं। लेकिन फ़िलहाल उनसे हमारा इतने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, वो फिज़िक्स की बात है। यहाँ पर केमिस्ट्री में आप इतना ही जान लीजिए कि एंटी रोटेशन अगर करता है एंटी क्लॉकवाइज +y यानी प्लस एंटी क्लॉकवाइज सेंस को हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरा वाला को -½ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं हम लोग नोडल प्लेन पर, नोड्स पर। ये नोड्स क्या होते हैं? नोड्स आर दोज रीजन where there is minimum probability of getting electron। नोड क्या होता है? वो रीज़न होता है, वो 3 डायमेंशनल रीज़न होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे कम, प्रोबेबिलिटी सबसे कम होती है। और ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल क्या होता है? ये होता है वो 3 डायमेंशनल रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। ऑर्बिटल में ही आपके नोड्स भी पाए जाते हैं, और नोड्स 2 टाइप के होते हैं। एक होता है एंगुलर नोड, और दूसरा होता है रेडियल नोड। ये 2 टाइप के होते हैं। अब ज़रा ध्यान दीजिए कि कैसे क्या होता होगा। जैसे आप अर्थ के बारे में सोचिए, अर्थ के चारों ओर क्या है? एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में ये लगभग 400 किलोमीटर तक का एटमॉस्फेयर है। अब 400 किलोमीटर तक का एटमॉस्फेयर है तो क्या वास्तव में एयर 400 किलोमीटर तक है? जब एवरेज डेंसिटी हम लोग लेते हैं एयर की तो सिर्फ 8 किलोमीटर की लेते हैं। रीज़न क्या है इसका? मैक्सिमम अगर थोड़ा बहुत माइन्यूट मात्रा में हम देखें तो लगभग 300-400 किलोमीटर रेंज तक निकल जाता है ये एटमॉस्फेरिक लेयर। बट जो उसकी सबसे डेंस लेयर होती है वो बहुत कम रीजन में कन्फाइंड होती है, यानी जितने गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं अर्थ के सरफेस के क्लोज और नज़दीक जो होती है इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और जहाँ पर बहुत दूर निकल जाते हैं, अगर 150 किलोमीटर से ऊपर निकल जाते हैं, 200 किलोमीटर से ऊपर निकल जाएंगे तो क्या होगा? वो इतना डेंसिटी उसकी कम हो जाती है कि नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि एयर नहीं है। उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन होता है वह न्यूक्लियस के चारों ओर तो रिवॉल्व करता है। न्यूक्लियस के नज़दीक के क्षेत्र में तो इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब ये न्यूक्लियस से दूर पहुंचता है तो इसकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती चली जाती है। अगर आप यूँ समझिए कि आपका न्यूक्लियस है तो ये देखिए ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है नहीं, इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। ये क्या कर रहा है? यहाँ पर ये पाए जाने की इसकी संभावना है। फिर बाद में डेंसिटी धीरे धीरे कम होती चली जाती है और फाइनली क्या होती है? डेंसिटी बहुत रेयर हो जाती है, तो इसको हम नहीं मानते हैं। और ये रीज़न ऐसा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होती है? सबसे कम हो जाती है। अब ये क्या होता है? यहाँ पर जहाँ तक जिस रीजन तक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक, ठीक, और ये दूसरा ऑर्बिटल स्टार्ट हो रहा, मान लीजिए ये 1s है और ये क्या है? 2s है। तो अब देखिए 1s और 2s के बीच का एक बड़ा सा रीजन, एक स्फेरिकल रीजन ऐसा मिल जाता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के पाए जाने की संभावना सबसे कम हो जाती है। ये वो स्फेरिकल स्पेस जो रीजन होता है ये क्या कहलाता है? रेडियल नोड्स कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडियल नोड्स कहलाता है। रेडियल नोड्स कहलाता है। अब इसी तरीके से 2s और 3s के बीच में, चूँकि इनके शेप कैसे होते हैं? स्फेरिकल होते हैं,
2s और 3s के बीच में भी जो है एक स्पेस ऐसा आता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या हो जाती है, वो काफ़ी कम हो जाती है, यानी यहाँ पे लगभग न के बराबर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये दूसरा नोड है। तो किसी भी नोड में, यानी जैसे आप जाते जाएंगे तो ऐसे रेडियल नोड की संख्या बढ़ती चली जाती है। अब एंगुलर नोड क्या होते हैं, ये तो आप मान लीजिए कि ये रेडियल नोड हो गया, इस टाइप का स्फेरिकल रीजन होगा। स्फेरिकल रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे कम होगी उसे आप रेडियल नोड कहोगे। एंगुलर नोड क्या होता है? एंगुलर नोड देखिए जैसे p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है तो उसमें क्या होता है, ये आपका न्यूक्लियस रहा, इलेक्ट्रॉन कुछ यूं चलते हैं, देखिए ऐसे चलते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना सर्वाधिक सबसे मिनिमम कहाँ है? सबसे मिनिमम, यानी मिनिमम क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियस से होकर गुजरने वाला एक प्लेन है, इसीलिए इसे प्लेनर नोड भी कहते हैं। एंगुलर नोड को क्या कहते हैं? प्लेनर नोड भी कहते हैं। इस नोड में प्लेन के इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होती है? सबसे कम होती है। ऐसे नोड्स को हम लोग क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं एंगुलर नोड। क्या बोलेंगे? एंगुलर नोड, एंगुलर नोड। ठीक। अगर स्फेरिकल रीजन ऐसा हमको मिलता है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कम होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम बोलेंगे रेडियल नोड। और वहीं पर यदि हमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना न्यूक्लियस से होकर गुजरने वाले किसी प्लेन में होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे बोलेंगे एंगुलर नोड। क्या बोलेंगे? एंगुलर नोड। तो एंगुलर नोड और रेडियल नोड्स पर आपको सवाल मिलते हैं, पूछा जाता है कि रेडियल नोड की संख्या, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, नंबर ऑफ क्या होती है? n-l-1 होती है। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स की संख्या कितनी होती है? n-l-1, जहाँ पर n क्या है? ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर है, और 1 तो एक सिंपल नंबर है। अब देखिए क्या है, नंबर ऑफ एंगुलर नोड, एंगुलर नोड्स, ये क्या इतना होता है? l, यानी l के बराबर होता है। तो टोटल नोड्स कितने होते हैं? टोटल नोड्स, दोनों को जोड़ दीजिए, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स प्लस नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स, एंगुलर नोड्स। अब देखिए n-l-1 प्लस l, यानी n-1, यानी टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने होते हैं? n-1, जिसमें से रेडियल नोड्स कितना होता है? n-l-1, और जिसमें एंगुलर नोड्स कितना होता है? l होता है। टोटल नोड्स कितने हैं? इनके सम के बराबर, यानी n-1। अब मान लीजिए अगर प्रॉब्लम में पूछ लिया कि 3s में कितने रेडियल नोड्स होंगे, 3s में कितने रेडियल नोड्स होंगे, तो 3s में रेडियल नोड्स के लिए कि n बराबर यहाँ पर क्या है? 3 है, l बराबर क्या है? 0, और तो रेडियल नोड्स की संख्या कितनी हो जाएगी? रेडियल नोड्स
रेडियल नोड्स हो जाएगा यानी 3 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज 2, यानी 2 रेडियल नोड्स होगा। क्या होगा? 2 रेडियल नोड्स होगा। अब देखिए यहाँ से ये आपका है यस, ये आ गया आपका 2s, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। जो भरा हुआ ये इलाका आपको दिख रहा है और जो एम्प्टी स्पेस दिखाई दे रहा है उसमें कम है। ये हो गया आपका 3, इधर सर्किल कंप्लीट कर लीजिए, मेरे पास जगह नहीं है। आप क्या करेंगे, इसे कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये आपकी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना वाला प्लेन है, यानी ऑर्बिटल का वह स्पेस है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पाए जाएंगे। और ये क्या हो गया? रेडियल नोड्स हो गया। तो 3s में आप देखेंगे 3s तक आते आते आपको कितने, एक रेडियल नोड्स यहाँ मिला, एक नोड यहाँ मिला। अगर 2s ले लेंगे तो सिर्फ एक नोड मिलेगा, और 1s अगर ले लेते हैं तो क्या होगा? सिर्फ कोई नोड नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला? अगर काउंटिंग करके देखें तो फिगर से हमने देखा, अगर काउंटिंग करके देखें तो भी आसानी से देख सकते हैं 1s में हमें कितने रेडियल नोड्स मिलेंगे? n बराबर 1 है, l बराबर 0 है, और क्या हो गया? रेडियल नोड्स की संख्या 0 हो गई। अब एंगुलर नोड्स कितने होंगे? एंगुलर नोड्स किसके बराबर होता है? यल के बराबर होता है, और यल बराबर क्या है आपका? 0। इसके मतलब क्या है? 1s में न तो कोई रेडियल नोड होता है और न ही कोई एंगुलर नोड्स होता है। इसी तरीके से अगर 2s में जाएंगे तो क्या होगा? 2s में ध्यान दीजिए, इसको मिटाते हैं। बहुत सिंपल सवाल होते हैं लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आपको जानकारी है बहुत आसानी से निकाल लेंगे, अगर नहीं जानकारी है तो फिर दिक्कत होती है। थोड़ा ध्यान से देखिए, 2s में क्या है? नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, NORN, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। n इक्वल टू कितना है? 2, l इक्वल टू कितना? 0, ये कितना? -1, यानी 1, यानी नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इतना हो गया। नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स, ये क्या हो जाएगा? l के बराबर होगा। l बराबर क्या है? s के लिए l बराबर 0 होता है। टोटल नोड्स दोनों को जोड़ लीजिए, 1 + 0 यानी सिर्फ 1, टोटल नोड्स 1 होगा। क्लियर है ना? अब P में आते हैं, 3p ले लेते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने हो जाएंगे? 3 माइनस p के लिए 1 होता है, -1, यानी रेडियल नोड्स की संख्या हो गई 1, राइट। 3p में रेडियल नोड्स की संख्या कितनी हो गई? 1। एंगुलर नोड कितने हो जाएंगे? l के बराबर, l बराबर क्या है? 1, यानी टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ नोड्स 1 + 1 यानी 2, यानी इसी तरीके से आप काउंट कर लेंगे। ठीक। अब थोड़ा सा क्वांटम नंबर पे पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल बताते हैं। अब पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन के फिलिंग के संबंध में जानकारी देता है। ये बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं, किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की किसी सेम एटम में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं जो है, क्वांटम नंबर्स जो होती है वो सेम नहीं हो सकती है। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम एटम में कैन हैव all quantum numbers alike. No 2 electrons of same atom may have or can have all the 4 quantum numbers same. यानी किसी एटम में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की, किसी एक ही एटम में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। इसको देखें हम
यानी इस पर सवाल बहुत आते हैं। तो जैसे n=4 है मान लीजिए, और मान लीजिए कि आपको दे दिया गया कि 17th इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर बताइए। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग आनी चाहिए, और इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग के लिए आपको बताया गया था होर्न्स रूल। होर्न्स रूल क्या कहता है? होर्न्स रूल ये कहता है कि किसी भी सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिट में, यानी किसी सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग जो है जहाँ तक संभव हो पैरेलल स्पिन वाली होंगी। यानी फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी लेवल्स, ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी लेवल इज विद पैरेलल स्पिन। यानी सेम एनर्जी लेवल के अगर ऑर्बिटल्स होंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की स्पिनिंग जो फीलिंग होगी वो सब सेम स्पिन वाली होगी, यानी एक ही टाइप की स्पिन करने वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे मान लीजिए पी सेल अगर भरा जाएगा तो अगर 3 हैं, तो अगर मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो कैसे आएंगे? पहले ये आएंगे, ये पहले 3 भर जाएंगे, इसके बाद फिर ये भरेंगे। इनका भरना ये मजबूरी हो जाती है। क्यों मजबूरी हो जाती है? किसी हायर के लिए अगर इनके पास एनर्जी नहीं है जाने के लिए, तो उनको इसी में एडजस्ट करके रहना है, तो फिर बाद में इसकी फीलिंग ऐसे हो जाती है। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये है, आब्बा प्रिंसिपल है, n+l रूल है। यानी इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग जो होते हैं एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में होती हैं। यानी जब तक नीचे का एनर्जी लेवल खाली है, इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग हायर एनर्जी लेवल में नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल वाले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जिनकी एनर्जी कम होगी उनमें सबसे पहले भरेंगे, और उसके बाद जैसे जैसे एनर्जी इनकी बढ़ जाती है, लोअर एनर्जी वाले अगर ऑर्बिटल्स फिल होते जाते हैं तो हायर एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल्स की फीलिंग होगी। अब मान लीजिए हमसे पूछ रहा है कि 17 यानी क्लोरीन के 17th इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर बताइए। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाएंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। काउंट कर लेते हैं। 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12, और ये 18 हो चुका है, यानी एक कम। अब हम देखेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ गया है। देखिए यहाँ तक सबसे पहले काउंट कर लेते हैं। 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12। अब 3p में जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जाहिर है कि 13th इलेक्ट्रॉन यहाँ गया होगा, 14th इलेक्ट्रॉन यहाँ गया होगा, 15 इलेक्ट्रॉन यहाँ आया होगा, 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और 17th इलेक्ट्रॉन यहाँ आया होगा। अब ये कहाँ गया है? 3p में गया है। तो n= हमको पता चला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका 3 है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है इसका? 3 है। फिर l किस में गया है? यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताएगा किस सबसेल में गया है? सबसेल कौन से गया है? p में गया है। p की क्या होता है? 1 होता है। फिर अब देखिए m बराबर क्या हो जाएगा? m क्या वैल्यू? -1 होगा इसके लिए, फिर 0 होगा, +1 होगा, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो गया? 0। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 हो गया। फिर स्पिन में क्या हो जाएगा? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो गए होंगे उनकी +½ हुई होगी, और सेकंड वाले की क्या होगी? -½ यानी ये आ गया चारों क्वांटम नंबर्स। अब क्लोरीन में कोई ऐसा एटम नहीं मिलेगा जिसमें ये चारों के चारों क्वांटम नंबर्स सेम होंगे। तो इस टाइप के सवाल आप लोग लगाइएगा। अगर लगाएंगे, अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जाकर जो है इसको कर सकते हैं। इसके बाद कुछ चीज़ें, कुछ फार्मूले और आप नोट कर लें। सबसे पहले लिखिए एंगुलर मोमेंटम, नोट करिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट is given by L + 1 h/2π।
ये हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in an orbit is given by L under root L plus 1 मल्टीप्लाइड बाई h अपॉन p। h आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है और L क्या है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है। तो अगर आपको L मालूम हो तो आप एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन की निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपका s इक्वल टू 0 होगा तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 यानी h अपॉन 2 पाई हो जाएगा। अगर मान लीजिए p है तो क्या करेंगे 1 होगा 1 प्लस 2 यानी ये क्या हो जाएगा √2 h अपॉन 2 पाई। यानी इस तरीके से एंगुलर मोमेंटम L के मालूम होने पर आप लोग निकाल सकते हैं। फर्दर देखिए, हाँ इन फार्मूलों को आप लोग देख लीजिए क्या है, पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में बहुत पूछा जाता है। इन फार्मूलों को आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज गिवन बाय n into h upon 2 pi, where n is the number of cell यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट और h प्लैंक्स कांस्टेंट है। फिर एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज गिवन बाय अंडर रूट L प्लस 1 h अपॉन 2 पाई, जहाँ पर h क्या है, h है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट और L है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। टोटल स्पिन क्या होती है प्लस माइनस हाफ n होगी, जहाँ n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम होता है अंडर रूट n प्लस 2 v डॉट m, where n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से आपका क्वांटम नंबर समाप्त होता है। इस पर अब आप प्रॉब्लम्स लगाइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब न किया हो तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।